डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। इस यूनिट के अंदर फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने बात करनी है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, और जिसमें मेनली जो आएगा वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म थी वो कार्ल इरकी ने दी थी। कार्ल इरकी ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी, एंड अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी क्या आती है? तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ, इंटीग्रेटेड यूज़ किसका? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंसेस, इन सब का इंटीग्रेटेड यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ कैपेबिलिटीज़। कि इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है यहाँ कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंसेस, इनका यूज़ करते हुए जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं डिफरेंट माइक्रोब्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरह की जो कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका कल्चर्ड टिश्यूज़ या कल्चर्ड सेल्स, उनके अंदर जो कैपेसिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं उनका, या फिर उनके पार्ट्स का। तो डिफरेंट काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई कल्चर्ड टिश्यूज़ या सेल्स, या उनके कोई पार्ट्स, इंडस्ट्री के अंदर इन तीन तरह की ब्रांचेस यानी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड वेरियस इंजीनियरिंग साइंसेस का इस्तेमाल करते हुए क्या करना? मैन काइंड के लिए यानी हमारे अपने बेनिफिट्स के लिए जो है वो डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन करना। तो ओवरऑल अगर मैं डेफिनेशन को बोलूँ, ये समझाने के लिए मैंने इसको एलेबोरेट किया है कि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंसेस to achieve technological applications of capabilities of microorganisms, cultured cells, tissues and their parts of, यानी कि उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या सेल्स हैं कोई या माइक्रोब्स हैं, तो उनका कैपेबिलिटीज़ जो उनके अंदर हैं, उनका इन तीन डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री में तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाना, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी को ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो एरियाज़ हैं, ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम सब जानते हैं कि घर में कर्ड प्रेपरेशन जो सभी इंडियन घरों के अंदर जो है कर्ड की प्रेपरेशन जो है वो होती है। और ये जो कर्ड की प्रेपरेशन है ये एक एग्जांपल है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये डिफरेंट टाइप के जो एसिड्स हैं, इन सब की प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट माइक्रोब्स की हेल्प से हम जो है वो करवाते रहे हैं और लंबे टाइम से करवाते आ रहे हैं। तो ये भी एक एग्जांपल में आता है ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स में। फिर पेंसिलिन की प्रोडक्शन जो है ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ये एग्जांपल हम दे सकते हैं। ह्यूमन इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जो है इंसुलिन
या तो इंजेक्शन की फॉर्म में और टैबलेट्स की फॉर्म में, तो ये दी जाती है मेनली इंजेक्शन की फॉर्म में ह्यूमन इंसुलिन जो है। तो डायबिटिक पेशेंट को जो ये ह्यूमन इंसुलिन दी जाती है, ये ह्यूमन इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसको प्रिपेयर करवाया गया फ्रॉम दी ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई। ई कोलाई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड था, जिसमें इंसुलिन को एक्सप्रेस करने वाला, इंसुलिन को फॉर्म करने वाला जीन जो था, ह्यूमन इंसुलिन को फॉर्म करने वाला जीन जो था, वो क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इस ई कोलाई बैक्टीरिया से फिर इंडस्ट्री के अंदर जो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ह्यूमन इंसुलिन की प्रेपरेशन करवाई गई। यानी नॉर्मल ई कोलाई नहीं, पहले ई कोलाई को क्या किया गया, उसमें जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन को बनाने वाला जीन इसके अंदर डाला गया। अब ये ई कोलाई नॉर्मल नहीं रहा, ये क्या हो गया, इसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया। तो इसलिए इसको अब हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई और ट्रांसजेनिक ई कोलाई। तो ऐसे ट्रांसजेनिक ई कोलाई को इंडस्ट्री में ग्रो करवाया गया और उससे फिर लार्ज स्केल के ऊपर ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाई गई, जिसका कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फिर फ़ायदा मिला। तो कहने का मतलब, ये जो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन करवाई गई विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई बैक्टीरियम, इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंसिडर करेंगे। और कर्ड प्रेपरेशन, डिफरेंट टाइप के एसिड्स की, ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रेपरेशन, पेंसिलिन की प्रोडक्शन, ये सब ट्रेडिशनल मेथड से, पुराने मेथड से होते थे। तो इसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने कंसिडर किया। अब ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूडेड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है दैट डील्स विद रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आगे अप्रोचेज हैं डिफरेंट काइंड की, केमिकल इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में पॉल बर्ग नाम के आदमी ने बहुत काम किया। सिमनियन वायरस 40 SV40 के ऊपर उसने काम किया, उसको एज वेक्टर इस्तेमाल किया इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस कारण से पॉल बर्ग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉल बर्ग को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो हम कहते हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर मेनली जो हम बात करेंगे या हमारे सिलेबस में जो बात है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो मेन फोकस हमारा इस चैप्टर में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग मेनली इंक्लूड्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब मैं ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है उसका थोड़ा बेसिक बताने लगा। देखो, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। मान लो जैसे मैंने ई कोलाई ऑर्गेनिज्म की यहाँ बात की, ई कोलाई बैक्टीरियम की बात की। एक ई कोलाई बैक्टीरियम जिसके अंदर ये मान लो हमारे पास, मैं ये डायग्रामेटिकली अगर समझाने की कोशिश करूँ, ये एक ई कोलाई बैक्टीरियम है, ये कोई ई कोलाई बैक्टीरिया है। उस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये उसका अपना सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये मीजोसोम और उसके बाहर जो है ये सेल वॉल आ गई इसकी, ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, उसका ये मेन डीएनए है। और ये उसका क्या है, प्लाज्मिड, ये उसका प्लाज्मिड है। अब ये तो हुआ नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरियम। अगर हम क्या करें, हम इसके अंदर
ये ह्यूमन इंसुलिन पैदा नहीं करेगा। हमने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन को बनाने वाला जीन, ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन ह्यूमन सेल से लिया और उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये जीन जो है जब इसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ई कोलाई का बैक्टीरिया का डीएनए जो है जब रेप्लिकेट करेगा और हमने ह्यूमन इंसुलिन को बनाने वाला जीन अगर उसके साथ लाइगेट कर दिया यानी जोड़ दिया, तो ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला जीन भी साथ साथ अपने रेप्लिकाज बनाएगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा। और नंबर ऑफ जीन्स जब जैसे जैसे पॉपुलेशन इस बैक्टीरिया की बढ़ेगी वैसे वैसे उनका नंबर भी बढ़ता जाएगा जीन्स का। और वो जीन क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए, तो लार्ज स्केल के ऊपर वो जीन अपना एक्सप्रेशन देगा और ह्यूमन इंसुलिन नाम का हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। तो जिस ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, जैसे इस केस में मैंने ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन बोला, कोई भी और जीन जिसको हम फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन बोलेंगे, जब किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में अटैच कर दिया जाता है तो फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या बन जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक। लेकिन ये ट्रांसजेनिक इसको बनाने के लिए सीधा डीएनए जो है, हालांकि आज डायरेक्ट मेथड भी है डीएनए इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सीधा डीएनए जो है वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्कि क्या करते हैं, अब यहां से देखते हैं हम। देखो, ये मान लो कोई फॉरेन डीएनए है, कोई फ्रेगमेंट है डीएनए की, और इस डीएनए में से कोई एक पर्टिकुलर जीन, कोई एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं इनटू दी होस्ट सेल। और मान लो ये होस्ट सेल यहाँ एक बैक्टीरियल सेल है यानी कि ई कोलाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉरेन डीएनए है, इसमें कई सारे जीन्स होंगे, हम कोई पर्टिकुलर जीन या पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते। तो हमने क्या करना, सबसे पहले इस फॉरेन डीएनए के ऊपर जगह जगह पर हमने एक एंजाइम जो है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम क्या करेंगे, उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जैसे ही अप्लाई करेंगे ऑन दिस डीएनए, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ये एबिलिटी होती है कि वो स्पेसिफिक जगह से डीएनए को क्या कर देता है, क्लीव यानी कि काट देता है। तो ये क्या हो गया, ये इसकी जहाँ जहाँ भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया तो उसके कारण इसके क्या बन गए, ये फ्रेगमेंट्स आ गई, छोटी फ्रेगमेंट्स आ गई, ठीक है। तो हमने इसकी फ्रेगमेंट्स, फॉरेन डीएनए की फ्रेगमेंट्स तैयार कर ली। अब इसको सीधा बैक्टीरियल सेल ओपन किया और उसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, इसको डालने के लिए बैक्टीरियल सेल क्या है, होस्ट सेल इस केस में, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डालेंगे एक सूटेबल डीएनए के अंदर, सूटेबल स्ट्रक्चर के अंदर, विच विल एक्ट एज वेक्टर, जो वेक्टर का काम करेगा, जो कैरियर का काम करेगा। इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम पहले उसमें डालेंगे। अब लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो होस्ट सेल में जाके एंटर होने के बाद क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेगा तभी फिर ये जीन भी या ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए भी जो हमारी डिजायर्ड फ्रेगमेंट है डीएनए की, वो मल्टीप्लाई करेगी। इसलिए अगर होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर आपने लास्ट ईयर +1 के अंदर पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कुछ सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं अदर देन दी मेन डीएनए मॉलिक्यूल।
ये जो सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं अदर देन दी मेन डीएनए, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स। इनको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ये प्लाज्मिड जो हैं इनमें भी सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होती है। दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम मेन डीएनए। मेन डीएनए से इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने, क्योंकि हमें यहां से ये पता है कि प्लाज्मिड्स कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, तो हमने एक प्लाज्मिड ले लिया। ये प्लाज्मिड क्या लिया? एज वेक्टर और एज कैरियर। तो वेक्टर डीएनए जो है वो इस केस में क्या है? प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड में भी हमने स्पेसिफिक जगह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो अप्लाई किया, तो फिर क्या हुआ? ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से खुल गया। आगे डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ से ये जो है ओपन अप होगा। तो ये डीएनए, प्लाज्मिड का डीएनए भी क्या हो गया? उसकी रिस्ट्रिक्शन या उसकी क्लीवेज होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अब ये जैसे ही खुला तो इधर हमने जो डिजायर्ड जीन है, जो फॉरेन डीएनए में से हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करके ऑब्टेन किया है विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम। एक और एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, यानी ये ग्लू की तरह चिपकाने का काम करता है, यानी डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो बाय अप्लाइंग दिस एंजाइम, हमने विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम डीएनए लाइगेज इस फॉरेन डीएनए को या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को यहाँ पे हमने क्या कर दिया? अटैच करवा दिया। जब अटैच करवा दिया तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइगेशन, यानी लाइगेशन करवा दी हमने। तो अब हमारे पास ये इतना डीएनए किसका था? प्लाज्मिड का। और ये जो ओपन अप हुआ तो इसकी जगह हमने फॉरेन जीन डाल दिया। अब ये इन दोनों जीन्स का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी वेक्टर का डीएनए यानी प्लाज्मिड इस केस में है, और ये आ गया फॉरेन जीन जो हमने इस फॉरेन डीएनए से ऑब्टेन किया। इन दोनों का जो मिक्सचर आ गया इसको बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट डीएनए। इसके कारण इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को सूटेबल होस्ट सेल में डाल देंगे, और इस केस में होस्ट सेल क्या है? बैक्टीरियल सेल। ये होस्ट सेल है या टारगेट सेल। तो होस्ट सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए हमने डाल दिया, जिसमें ये वाला जो डीएनए था इसको हमने नाम क्या दिया? फॉरेन जीन, या इसको पैसेंजर डीएनए भी बोल देते हैं। ये पैसेंजर है और ये क्या है? वेहिकल, यानी उस पैसेंजर को ले जाने वाला। तो ये वेहिकल डीएनए यानी प्लाज्मिड का डीएनए, और ये पैसेंजर डीएनए यानी कि फॉरेन जीन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बना दैट इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। कैसे करवाएंगे वो आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इसको हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे इनटू दी बैक्टीरियल सेल यानी होस्ट सेल। अब जब ये प्लाज्मिड यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि ये मान लो इसके अंदर आ गया, ये हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, और जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ये, तो जब ये प्लाज्मिड, क्योंकि इसमें सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर है, तो ये डुप्लीकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो इसके साथ साथ ये इसके साथ अटैच्ड फॉरेन जीन भी रेप्लिकेट करेगा। तो प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी और उसके साथ साथ इसकी भी कॉपीज बनेगी। एंड एज वी नो द डबलिंग टाइम फॉर बैक्टीरियल सेल इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का लगभग जो है वो डबलिंग टाइम होता है। तो हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से आगे फिर 8, 8 से 16 ऐसे अपना नंबर जो है वो डबल करते जाएंगे। तो हर प्रोजनी के अंदर, हर जनरेशन के अंदर आगे से आगे ये फॉरेन जीन आगे जाता जाएगा, और ये फॉरेन जीन जो है हर एक बैक्टीरियल सेल में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जिस फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो ये किसी एंटीबायोटिक को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है
तो वो बैक्टीरियल सेल में एंटीबायोटिक बनाना शुरू कर देगा। अगर वो किसी हार्मोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। अगर वो किसी प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। जब ऐसे लार्ज स्केल के ऊपर इस तरह के होस्ट ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फिर बोल देंगे, जिनमें फॉरेन जीन आ चुका है, तो उनका यूज़ करके जब हम वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। और जैसा मैंने पहले बोला कि अगर मान लो कोई प्रोटीन बनवाई है इसकी हेल्प से तो उन्हें बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। अगर कोई हार्मोन बनाया है तो रिकॉम्बिनेंट हार्मोन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले क्या बनाया? ये एक मिक्स्ड डीएनए तैयार किया जिसमें कि वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन जीन, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर टारगेट सेल में या होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया तो होस्ट सेल क्या बन गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल। तो ये जो टेक्निक होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक डिजायर्ड जीन को सूटेबल वेक्टर के अंदर अटैच करवा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करवा के उसको सूटेबल होस्ट में डालना, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ये इसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी हमारा अगला जो टॉपिक आएगा इसमें, यानी इस सारे प्रोसेस को अब हम डिटेल में बात करेंगे कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स कौन कौन से हैं? तो वेरियस टूल्स में अब अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ बोला कि ये एंजाइम की हेल्प से फ्रेगमेंट्स बनेगी, एंजाइम की हेल्प से जो है वेक्टर जो है वो ओपन अप होगा, एंजाइम की हेल्प से ये दोनों डीएनए आपस में जुड़ेंगे। तो सबसे पहला टूल जो है वो हमारे पास एंजाइम्स ही आ जाएंगे। एंजाइम्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग किस्म के एंजाइम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं एट वेरियस स्टेप्स। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर आगे बाकी के जो टूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है, एक और चीज़ यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ, हमने होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल लिया, इसलिए हमारा वेक्टर जो है होस्ट सेल के मुताबिक हमने चूज़ किया प्लाज्मिड। हम और भी कर सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, बट एक और चीज़ है और वो क्या है? बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियोफेजेस आर दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स। तो हम बैक्टीरियोफेजेस को भी यूज कर सकते हैं एज वेक्टर। तो बैक्टीरियोफेज के साथ हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इनटू द सूटेबल होस्ट बैक्टीरियल सेल, अगर बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाने तो बैक्टीरिया के केस में प्लाज्मिड भी हो सकता है वेक्टर, बैक्टीरिया के केस में जो है बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। उसमें आगे फिर कई टाइप्स हैं, वो भी जैसे लैम्डा फेज है, M13 है, तो वो आगे जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो होस्ट सेल है कोई प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में तो ना प्लाज्मिड ना बैक्टीरियोफेज ये मल्टीप्लाई नहीं करते, तब हमारा वेक्टर बदल जाएगा। तब हमारा वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड नहीं होगा, बैक्टीरियोफेज नहीं होगा। हम उस स्ट्रक्चर को एज वेक्टर सेलेक्ट करेंगे विच इज कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग इनसाइड द प्लांट सेल्स। और उसमें हम प्लांट वायरसेस ले सकते हैं, उसमें हम वेरियस काइंड के और स्ट्रक्चर्स हैं वो आगे बात करेंगे। फिर एनिमल सेल है अगर, तो एनिमल सेल के अंदर भी हम प्लाज्मिड
ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते, तो वहाँ पर हम एनिमल बायसेस का इस्तेमाल करते हैं एज वेक्टर। तो वेक्टर की सिलेक्शन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टारगेट सेल और टाइप ऑफ द होस्ट सेल, उसके मुताबिक जो है वो वेक्टर जो है उसको हम चूज़ करते हैं, उसकी सिलेक्शन करते हैं। तो वेरियस टूल्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला एंजाइम आएगा, फिर उसके बाद बाकी के आएंगे। तो अभी इसको यहीं रोक रहा हूँ मैं। एंजाइम्स के बारे में हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।